Assalamu alaikum. My name is Rana Mohammad Zulkarnain and today I am going to discuss about black body radiation. तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन में सबसे पहले हम वर्ड ब्लैक का मतलब समझते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास सूरज की तरफ से जो रोशनी आ रही है, हम उसे प्रिज्म में से गुजारते हैं तो वह हमें 7 डिफरेंट कलर्स जो हैं वो शो करती हैं। लेकिन उस 7 डिफरेंट कलर्स में हमें ब्लैक कलर नज़र नहीं आता। तो इसका क्या मतलब होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक वाइट पेज है। तो इस वाइट पेज पे जितनी लाइट पड़ पड़ रही है ये उतनी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो यानी कि जितनी लाइट इस पे पड़ रही है ये सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन ब्लैक के केस में ऐसा नहीं होता। ब्लैक के केस में क्या होता है, ब्लैक पे जितनी लाइट पड़ती है ये सारी की सारी लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। तो ये है ब्लैक और वाइट का फ़र्क। सो ब्लैक इटसेल्फ इज़ नॉट कलर, ब्लैक इज़ द एब्सेंस ऑफ लाइट। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन की तरफ। ए सरफेस दैट विल ऑब्जर्व ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट वुड लुक ब्लैक। तो ये वो ब्लैक सरफेस होती है जिस पे जितनी रेडिएशन पड़ रही होती है ये उतनी वो रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है। हम नेक्स्ट देखते हैं, ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल ऑब्जर्वर एंड आइडियल एमिटर ऑफ थर्मल एनर्जी। तो परफेक्ट ब्लैक बॉडी वही होती है जिस पे जितनी लाइट पड़ रही होती है वो उतनी लाइट को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उतनी लाइट को एमिट भी कर रहा होता है। यानी कि जितनी लाइट वो ऑब्जर्व कर लेगा उतनी लाइट को वो एमिट भी करेगा। अब हम डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कप ऑफ टी है, एक हॉट कप ऑफ टी है। तो जैसे कि एक जो चाय हमारे पास कप है उसके अंदर चाय है, वो चाय गर्म है। तो शुरू में ऐसा होगा कि वो रेडिएशन ज़्यादा इन्वायरमेंट में भेज रहा होगा, लेकिन वो ना सिर्फ रेडिएशन एमिट कर रहा होगा बल्कि रेडिएशन अब्जॉर्ब भी कर रहा होगा। तो ज़ाहिर बात है वो थोड़ा ज़्यादा हॉट है, इसलिए जो रेडिएशन जो है वो ज़्यादा एमिट कर रहा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो रेडिएशन जो है वो अब्जॉर्ब नहीं कर रहा होगा। रेडिएशन वो ज़्यादा एमिट कर रहा होगा लेकिन अब्जॉर्ब जो है वो बहुत कम कर रहा होगा। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या होगा, उसका टेम्परेचर जो टी है वो आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह जो है आहिस्ता आहिस्ता वो रेडिएशन अब्जॉर्व करना ज़्यादा स्टार्ट कर देगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो जितनी रेडिएशन अब्जॉर्व कर रहा होगा उतनी रेडिएशन एमिट भी कर रहा होगा। तो ये थी कप ऑफ टी की एग्जांपल। अब हम देखते हैं कि आइस क्यूब्स की। ये ना सिर्फ गर्म बॉडीज़ पे अप्लाई होता है बल्कि आप ठंडी बॉडी जिस तरह आइस क्यूब्स भी देख लें। आइस क्यूब जो है ये आहिस्ता आहिस्ता इन्वायरमेंट से रेडिएशन जो है वो ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता जो आइस जो है वो वाटर में चेंज होना शुरू हो जाती है। तो ये तो थी डेली लाइफ की एग्जांपल। तो एक और एग्जांपल है जो कि हम खुद ही हैं, वी ऑल आर थर्मल रेडिएटर। हम सारे थर्मल रेडिएटर हैं। अब कौन कौन सी चीज़ें थर्मल रेडिएटर होती हैं? कहती है एनी थिंग दैट हैज़ टेम्परेचर इज थर्मल रेडिएटर। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर टेम्परेचर होता है वो थर्मल रेडिएटर होता है। हमारी बॉडी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन जो है वो एमिट कर रही है। हम नेक्स्ट जाके देखेंगे भी कि उसकी वैल्यू क्या होती है। तो ये मतलब था कि जो भी चीज़ जिस पे भी टेम्परेचर होगा वो जो है हमारे पास थर्मल रेडिएटर होगी। तो जो भी चीज़ जिसके पास हमारे पास टेम्परेचर होगा वो रेडिएशन जो है वो एमिट कर रही होगी। तो जो रेडिएशन को एमिट कर रहा होता है उसे हम थर्मल रेडिएटर कहते हैं। अब हम सूरज की एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल सन है हमारे पास। सन जो है ये हमें येलो नज़र आता है। तो क्या सन हमेशा येलो ही होता है? तो यानी कि मतलब हमेशा येलो ही लाइट एमिट कर रहा है इसलिए हमें जी येलो नज़र आता है? लेकिन ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जांपल सूरज की रोशनी जो है अगर हम इसे प्रिज्म में से पास करें तो ये 7 डिफरेंट कलर शो करती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज जो है वो ओनली येलो लाइट एमिट कर रहा होता है, ये कोई और रेडिएशन भी एमिट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल हम कई यूवी प्रोटेक्शन क्रीम इस्तेमाल कर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि सूरज से हमें सूरज से यूवी लाइट्स भी आ रही होती हैं, यूवी रेडिएशंस भी आ रही होती हैं। वो यूवी रेडिएशन से हमारी स्किन डैमेज हो रही होती है इसलिए हम यूवी प्रोटेक्शन क्रीम लगा रहे होते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सूरज से यूवी रेडिएशन भी निकलती हैं। इस तरह सूरज पे डिफरेंट फ्यूजन रिएक्शन भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास एक्सरेज और गैमा रेज भी निकलती हैं। तो इससे हमें मालूम हुआ कि सूरज से ना सिर्फ येलो लाइट एमिट होती है बल्कि 7 और लाइट भी एमिट होती हैं, यूवी राइज भी यूवी रेडिएशन भी एमिट हो रही होती हैं, एक्सरेज भी एमिट हो रही होती हैं, गैमा रेडिएशन भी एमिट हो रही हैं। तो हम इस बात से आइडिया क्या लगाते हैं कि कोई भी बॉडी एट स्पेसिफिक टेम्परेचर स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है वो एमिट कर रही होती है। फॉर एग्जांपल येलो का लगा लें, येलो की जो है हमारे पास वेवलेंथ और होती है। तो इस तरह हमारे पास यूवी लाइट की वेवलेंथ और होती है, एक्सरेज की और होती है, गैमा की और होती है। तो येलो की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, एक्सरे और गैमा की वेवलेंथ कम होती है। अब हम एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम समझते हैं कि सूरज ही हमारे पास एक हॉट है,
लेकिन सूरज के साथ साथ कई और स्टार भी हैं जो कि बहुत सूरज से भी कई गुना ज़्यादा गर्म है। फॉर एग्जांपल सूरज की जो सरफेस का टेम्परेचर है वो है 6000 केल्विन, लेकिन हमारे पास एक और हॉट स्टार है जिसके सरफेस का टेम्परेचर है 60,000। ये के का मतलब 1000 है, तो 60,000। तो लेकिन हम देखते हैं कि सूरज जो है वो हमें येलो नज़र आ रहा है, लेकिन हम एक और स्टार जिसका जो टेम्परेचर है वो सूरज के मुकाबले में 10 गुना ज़्यादा है, तो वो हमें ब्लूइश नज़र आ रहा है। अब इसकी क्या वजह हुई? तो अब हम इसकी वजह देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हम विजिबल लाइट को ऐसे लिख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। तो इस साइड पे अगर हम जाएं, वायलेट से रेड की तरफ आएँ तो वेवलेंथ इंक्रीज कर रही होती है, रेड से वायलेट की तरफ जाएं तो वेवलेंथ डिक्रीज कर रही होती है। अब फॉर एग्जांपल सूरज जो है वो मतलब हॉट था, लेकिन एज कंपेरेबल टू सेकंड बॉडी वो हमारे पास 10 गुना उसकी जो था टेम्परेचर जो था वो कम था। तो फॉर एग्जांपल जो सन है उसका टेम्परेचर जो है वो 6000 केल्विन है, तो उस जो हमें जो सन है उसका टेम्परेचर जो है वो 6000 केल्विन है, तो वो हमें येलो नज़र आ रहा है। अब हम एक और हॉट स्टार लेते हैं जिसका कलर हमें ब्लूइश नज़र आ रहा होता है, तो उसका जो टेम्परेचर है वो 60,000 केल्विन है। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है हमारे पास जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज करती होती है। यानी टेम्परेचर और वेवलेंथ का रिलेशन जो है वो इन्वर्स है। जिस तरह टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करेगा वैसे ही हमारे पास वेवलेंथ जो है वो वो डिक्रीज होगी। जिस तरह सूरज जो है इसके सरफेस पे टेम्परेचर 6000 केल्विन है, इसलिए ये येलो है। लेकिन जब हम एक और स्टार लेते हैं जिसके सरफेस का टेम्परेचर 60,000 केल्विन है, तो वो हमें ब्लूइश नज़र आना शुरू हो जाता है। यानी कि टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज करता है हमारे पास वेवलेंथ वेवलेंथ वैसे वैसे जो है ये डिक्रीज करती है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक की तरफ। तो क्रिचॉफ जो है, क्रिचॉफ ने 1860 में एक बॉडी बनाई थी जिसमें वो कह रहा था कि एक ऐसी बॉडी हो कि जिसमें जब रेडिएशन जाए तो वह रेडिएशन एमिट ना करे, बल्कि रेडिएशन उसके अंदर टकरा टकरू के ना यहीं ऑब्जॉर्व हो जाए। तो उसने एक रेडिएशन भेजी इसके अंदर, तो इसने ये जो इसकी वॉल्स थी इसको सारी को ब्लैकिश कर दिया था, ताकि जो भी रेडिएशन अंदर है, आपको पता है ब्लैक जो है वो उसे ऑब्जॉर्व कर लेती है, ताकि जो भी रेडिएशन अंदर है ये बॉडी जो है ब्लैक बॉडी उसे ऑब्जॉर्व कर ले। तो ऐसा ही हुआ, उसने रेडिएशन अंदर आई इसके ये थ्रू टीनी होल, तो ये वॉल से टकरा के यहीं ऑब्जॉर्व होगी। अब ऑब्जॉर्व तक तो मामला ठीक था। अब नेक्स्ट तो था उसने इसे हीट किया। आफ्टर हीटिंग इट स्टार्ट लुकिंग कलर्ड। तो कलर्ड क्यों नज़र आना शुरू हुई? जब हमने इसे हॉट किया तो इसने रेडिएशन जो है वो ज़्यादा इमिट करना स्टार्ट कर दी। आपको देखा मैंने ऊपर डेली लाइफ केसेस में आपको चाय की एग्जांपल सिर्फ इसी तरह दी थी कि जब जो बॉडी हॉट होती है वो ज़्यादा रेडिएशन इमिट करती है। तो जब हम इसे मतलब मज़ीद हीट करेंगे तो इसने जो रेडिएशन अब्जॉर्व की होती है ये वही रेडिएशन एमिट करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये हमें कलर नज़र आना शुरू हो जाती है। फिर हमने इसको डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से स्टडी किया और इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान एक रिलेशन बन गया। इंटेंसिटी को हमने लिया वाई एक्सिस पे और वेवलेंथ को हमने लिया एक्स एक्सिस पे। अब ये ग्राफ जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखें, जिस जैसे जैसे हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, अब ये देखें एक कर्व के अंदर ये जो शेडिड एरिया है ये एनर्जी को जाहिर कर रहा है। तो जैसे जैसे कर्व इंक्रीज करता जा रहा है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं, एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। ये देखें एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास इंक्रीज कर रही है। तो ये हो गया वन पहला पॉइंट कि जैसे जैसे हमारे पास जो है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे हमारे पास कर्व की एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। अब हम मूव करते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट आप ये देखें कि हर मतलब कर्व में एक ऐसा पॉइंट लाजमी होता है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। यानी इंटेंसिटी ये नहीं कि हर जगह बिल्कुल कांस्टेंट है, हर आप देखें कर्व में एक ऐसा पॉइंट ज़रूर है जिसकी इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। और लम्डा मैक्सिमम का मतलब ये नहीं कि उसका वेवलेंथ मैक्सिमम है, लम्डा मैक्सिमम का मतलब है इंटेंस वेवलेंथ। यानी ये वो पॉइंट है जिसकी जो वेवलेंथ है वो जिसकी मतलब इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। यानी लम्डा मैक्सिमम का मतलब है इंटेंसिटी मैक्सिमम। तो यानी कि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे पास इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। अब आप देखें यहाँ मैंने यूवी राइज विजिबल और इंफ्रारेड भी शो किया हुआ है। तो मैंने आपको जो डेली लाइफ की एग्जांपल दी थी, मैंने आपको वहाँ सन की एग्जांपल दी थी। तो वहाँ सन की एग्जांपल में मैंने आपको बताया था कि एक बॉडी जो है वो ये नहीं कि वो एक ही लाइट एमिट करती है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको सन की एग्जांपल दी थी। सन
जो है वो हमें येलो नज़र आ रहा है, लेकिन वो येलो होता नहीं है। वो एट ए टाइम हमारे पास अल्ट्रावायलेट भी इमिट कर रहा है, वो हमारे पास एक्स रेज भी इमिट कर रहा है, वो गैमा रेज भी इमिट कर रहा है। तो इसी तरह ब्लैक बॉडी भी ऐसी है। ब्लैक बॉडी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल 1000 पे हमारे पास इंफ्रारेड भी इमिट कर रही है, विजिबल भी इमिट कर रही है, यूवी राइज भी इमिट कर रही है। तो ये था हमारे पास इसका मेन चीज़। अब हम देखें कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है तो लैम्डा मैक्सिमम जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ मूव करना शुरू कर देता है। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये देखें 1000 पे था तो लैम्डा मैक्सिमम यहाँ था, 1260 पे है तो लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे है, 1450 पे है तो लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे है, 1650 पे है तो लैम्डा मैक्सिमम यहाँ पे है। तो ये भी मैंने आपको ऊपर बताया, जिस जिस तरह हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करता जाता है वैसे वैसे हमारे पास वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर करना शुरू कर देती हैं। तो अगर आप ये जो जनरल लाइफ एग्जांपल मैंने दी हैं आप इसको समझेंगे तो ब्लैक बॉडी समझना जो है हमारे पास बहुत ईजी है। तो अब हम इस कर्व को मज़ीद देखते हैं, क्लासिकल और मॉडर्न कंसेप्ट को देखते हैं। क्लासिकल कंसेप्ट क्या कहता है कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्केयर के। यानी इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एम्पलीट्यूड के स्केल के। और फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक एटम है, ये एटम जो है हमारे पास ओसिलेट करता है। क्लासिकल थ्योरी कहती है कि ये कंटिन्यूस रेडिएशन जो है वो एमिट करता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ने इसे एक्सप्लेन किया है, ये कंटिन्यूस नहीं, ये बल्कि स्मॉल पैकेट में यानी क्वांटाइज एनर्जी जो है ये एमिट करती है। यानी कि ये कंटिन्यूस फॉर्म में एमिट नहीं करती है, बल्कि छोटे छोटे पैकेट की फॉर्म में हमारे पास प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो मॉडर्न कंसेप्ट ने कहा है कि इंटेंसिटी जो है वो नंबर ऑफ फोटॉन्स के इक्वल होती है। तो यहाँ मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि जैसे जैसे ये मूव करेगी इसका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा, जैसे जैसे एम्पलीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी। लेकिन इन टर्न ऐसा नहीं होता। हम ये ग्राफ देखें तो ग्राफ में ये देखें इंटेंसिटी पहले बढ़ रही है, इंटेंसिटी मैक्सिमम पे आई फिर स्मॉल होगी, फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम पे आई फिर स्मॉल होगी, फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम पे आई फिर स्मॉल होगी, फिर इंटेंसिटी मैक्सिमम पे आई फिर डिक्रीज होगी। तो यानी कि ये जो है ये हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लासिकल थ्योरी तो कहती है इसे इंक्रीज करना चाहिए, फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे गया, इसे यहाँ से आगे जाना चाहिए, इसे इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन हालांकि ये एक मैक्सिमम पॉइंट पे इंक्रीज करती है फिर ये डिक्रीज करना शुरू कर देती है। तो यानी कि हमारे पास क्लासिकल थ्योरी जो है ये फेल है। क्लासिकल थ्योरी ऐसे कहती है इसे ऐसे मैक्सिमम इंक्रीज करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लासिकल थ्योरी इसे एक्सप्लेन करने के लिए इसे एक्सप्लेन करने में फेल हो गई है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इस ये जो हमने कर्व पढ़ा है, इसको कर्व को देखने के बाद हमारे पास चार पॉइंट आते हैं, हम उन चार पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। मैंने आपको बताया था ये जो शेडिड एरिया है तो जिसमें मैंने थोड़ी लाइंस लगाई हैं, तो ये एरिया जो है ये इस कर्व की एनर्जी को जाहिर करता है। अब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। अब फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे एनर्जी जो है ये यहाँ पे एरिया जो है वो थोड़ा कम है, इसलिए यहाँ पे एनर्जी जो है वो कम है। इस पॉइंट पे एनर्जी जो है वो मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे एनर्जी जो है वो कम है। तो यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है। तो लेकिन अगर यूनिफॉर्म होता तो बिल्कुल हम ऐसे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से नहीं, यहाँ हम कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम इसे स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं फिर ये यूनिफॉर्म होती। यानी कि ये जो हमारे पास रेडिएशन जो एमिट कर रहा है ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडिएशन है। यानी इनकी जो एनर्जी है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, कहीं थोड़ी स्मॉल है, कहीं ज़्यादा है, कहीं फिर स्मॉल है। तो अब हम इसके सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। सेकंड पॉइंट है वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब वाइन डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है कि आपने देखा होगा हर जो हमारे पास कर्व है उसमें एक वैल्यू ऐसी होती है, एक वेवलेंथ की वैल्यू ऐसी होती है जिसमें इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है, इसलिए हम उसे लैम्डा मैक्सिमम कहते हैं। लैम्डा मैक्सिमम मतलब उस वेवलेंथ पे इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम है। तो एट ए सर्टन पॉइंट लैम्डा मैक्सिमम प्योरली डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो लैम्डा मैक्सिमम जो है ये प्योरली डिपेंडेंट है वो टेम्परेचर पे। तो हमने जो ये जो है हमारे पास वाइन है, इसने ये हमारे पास एक इक्वेशन दी कि लैम्डा मैक्सिमम को अगर हम टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू बनती है 2.9 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर केल्विन। तो
ये हमारे पास, अगर हम यहाँ पे किसी भी चीज़ का लैम्डा मैक्सिमम फाइंड करना चाहें तो हम कर सकते हैं। जस्ट हमने क्या करना है, टेम्परेचर यहाँ पुट करना है तो हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन अगर हम उसे केल्विन में देखें वो 310 केल्विन बनता है। अगर हम 310 यहाँ पुट करें टेम्परेचर की जगह, तो ये हमारे पास लैम्डा मैक्सिमम जो निकलता है वो 9.35 माइक्रोमीटर है। तो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, जहाँ में मैंने आपको मतलब सिंपल लाइफ की एग्जांपल दी थी, वहाँ मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है। तो ये जो लैम्डा है ये इंफ्रारेड रीजन में, यानी ये जो वेवलेंथ है इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। तो इससे हमें मालूम हुआ कि हमारी बॉडी जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है। तो अब हम तो ये रेडिएशन ही देख सकते, तो हमें हमें अब कैसे मालूम हुआ कि हाँ ये हमारी बॉडी जो है इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है। एक तो हमें ये एक एक्सप्रेशन से मालूम हुआ। अब हम इसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? अब फॉर एग्जांपल हम खुद तो डिटेक्ट नहीं कर सकते, तो हमने कैमरास डिफरेंट इजाद किए हैं। फॉर एग्जांपल कैमराज इन रूम, डिफरेंट रूम में कैमराज लगाए जाते हैं जो कि इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट कर देते हैं। जब वो इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ कोई ना कोई बंदा ज़रूर है। तो वो हमें एक थोड़ी सी शक्ल बना के दे देते हैं, जिससे हमें मालूम हो जाता है कि यहाँ कोई ना कोई बंदा है। तो इस तरह हम इंफ्रारेड रेडिएशन से हम ह्यूमन बॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर, वेवलेंथ और इंटेंसिटी। तो बात कुछ यूं है कि ये ये हमने जो वेवलेंथ है ये हमने एक्स एक्सिस पे ली है, जो इंटेंसिटी है ये हमने वाई एक्सिस पे ली है। तो देखें आहिस्ता आहिस्ता इस साइड पर जो हम जाएं, हम यानी कि लेफ़्ट टू राइट की तरफ जाएं, तो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन ये देखें शुरू में हमारे पास वेवलेंथ भी इंक्रीज़ कर रही है और हमारे पास इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ कर रही है। लेकिन इंटेंसिटी जब एक मैक्सिमम हद पे पहुंच गई है, उसके बाद वेवलेंथ तो इंक्रीज़ कर रही है लेकिन इंटेंसिटी हमारे पास स्टिल डिक्रीज़ कर रही है। हालांकि होना ऐसे चाहिए था, ये जो मैंने शेडी रेडियस से रिप्रेजेंट किया है। क्लासिकल कहती है कि जिस तरह ये चल रहा है इंटेंसिटी भी ऐसे इंक्रीज़ होनी चाहिए, इंटेंसिटी के साथ साथ वेवलेंथ भी ऐसे इंक्रीज़ होनी चाहिए। लेकिन इन एक्चुअल ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास वेवलेंथ तो इंक्रीज़ कर रही है, शुरू में मिड तक हमारे पास वेवलेंथ और इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ की। जब इंटेंसिटी मैक्सिमम पे पहुंच गई उसके बाद वेवलेंथ तो इंक्रीज़ की है लेकिन इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास डिक्रीज़ हो गई है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ क्या क्या कहता है? वो कहता है एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर T⁴ की। तो जब हमने प्रोपोर्शनल को इक्वालिटी में चेंज किया तो हमने स्टीफन जो है हमारे पास कांस्टेंट यूज़ किया, जिसकी वैल्यू है हमारे पास 5.67 मल्टीप्लाई 10⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन -4। तो अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन। ये थे हमारे पास जो थे क्लासिकल थ्योरी, इन सबको एक्सप्लेन करने में फेल रही। तो इसके बाद हमने कॉन्सेप्ट ऑफ फोटोन को देखा जिसको प्लैंक्स ने पेश किया था। अब इसको ज़रा गौर से समझें तो हमारे पास जो क्लासिकल थ्योरी है वो कहती है कि एक जो है हमारे पास एटम, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एटम है, ये ओसिलेट करता है। जब ये ओसिलेट करता है तो ये हर पॉइंट पे ओसिलेट करता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पेंडुलम है। तो एक क्लासिकल थ्योरी ये कहती है कि पेंडुलम हर जगह ओसिलेट करता है, यहाँ भी जिस जगह चाहे ओसिलेट कर ले। लेकिन जब हम आते हैं मॉडर्न थ्योरी की तरफ तो वो कहता है कि एक क्वांटाइज वैल्यू पे ओसिलेट करता है, यानी एक स्पेसिफिक वैल्यू पे ओसिलेट करता है, एक सर्टेन वैल्यू पे ओसिलेट करता है। यानी ये हमारे पास पेंडुलम है, ये यहाँ या तो यहाँ ओसिलेट करेगा, या तो यहाँ ओसिलेट करेगा, या तो यहाँ ओसिलेट करेगा। यानी एक सर्टेन और एक क्वांटाइज वैल्यू पे ओसिलेट करेगा, यानी हर जगह ओसिलेट नहीं करेगा। अब एक और डिफरेंस था जिसे क्लासिकल थ्योरी एक्सप्लेन करने में फेल हुई, वो ये था कि हमारे पास इस क्लासिकल थ्योरी कहती थी कि इलेक्ट्रॉन कैन ओसिलेट एट एनी एनर्जी लेवल। तो ये कहती थी कि हमारे पास ये जो मिड में है ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन किसी भी एनर्जी लेवल पे ओसिलेट कर सकते हैं, यानी ऐसे किसी भी एनर्जी लेवल पे जा सकते हैं। लेकिन जो हमारे पास मॉडर्न है वो कहती है कि इलेक्ट्रॉन कांट ओसिलेट एट एनी एनर्जी लेवल। तो हमने मज़ीद देखा कि हमारे पास ये मिड में न्यूक्लियस है, तो एक स्पेसिफिक एनर्जी लेवल्स होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जाता है, तो ऐसे ही नहीं कि ऐसी एनर्जी लेवल पे एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे चला गया। जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल की तरफ जाता है तो जो हमारे पास फोटोन है वो एमिट करता है।
फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन हैव डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, यानी ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन हर एनर्जी लेवल पे ऑसिलेट करता है, इलेक्ट्रॉन एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल पे ऑसिलेट करता है। जब वो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जाएगा तो हमारे पास रेडिएशन जो है वो इमिट करेगा, यानी फोटोन जो है वो हमारे पास इमिट करेगा। अब प्लैंक ने क्या कहा, प्लैंक ने एनर्जी का हमारे पास इक्वेशन दी NhC डिवाइडेड बाय लैम्डा, जहाँ पे हमारे पास एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है। अब इससे प्लैंक के हमें पता चला कि इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटॉन से, और एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी से। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेड जो है, रेड के हमारे पास इतनी ज़्यादा वेव्स हैं, यानी कि रेड की हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा हैं, यानी रेड की हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन ज़्यादा, मतलब रेड की इंटेंसिटी जो है हमारे पास ज़्यादा है। ब्लू जो है, ब्लू के हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन कम है, यानी इंटेंसिटी जो है वो कम है। तो क्या लिखा हुआ है, वन फोटॉन ऑफ ब्लू कैन हैव ग्रेटर एनर्जी देन मैनी फोटॉन्स ऑफ रेड, यानी कि ब्लू का एक फोटॉन जो है इसकी रेड के कई फोटॉन से ज़्यादा एनर्जी होती है। तो इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल से बता सकता हूँ आपको, जिस तरह वो कहते हैं कि 100 बकरियां रखने से बेहतर है एक शेर पाल लो। तो सिमिलरली ऐसे कि 100 रेड वेव्स रखने से बेहतर है कि आप एक ब्लू वेव रख लें, तो जिसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इसकी थोड़ी डेरिवेशन। हमने प्लैंक्स में पढ़ा इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लैम्डा। तो चूंकि हमारे पास जो है फोटोन जो है वो एज ए पार्टिकल भी है, तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू एम सी स्केयर। तो अब हम सी स्केयर को सी डॉट सी भी लिख सकते हैं। तो एम सी जो है हमारे पास, हमने पढ़ा है कि मास और हमारे पास वेलोसिटी जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं वो मोमेंटम के इक्वल होती है। तो ई इज इक्वल टू पी सी आ गया। तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस सी डिवाइड बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी सी। तो ये जो सी है सी से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो है मोमेंटम इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो यानी फोटोन जो है हमारे पास, फोटोन जो है, फोटोन बीइंग लाइट इज ए वेव। हमें पता है फोटोन एक लाइट है जो कि एक वेव है, लेकिन हमने यहाँ पे फोटोन का मोमेंटम इक्वेशन भी लिख दी है। जब मोमेंटम इक्वेशन लिखती है तो इसका मतलब इट इज़ पार्टिकल, यानी कि फोटोन जो है वैसे तो वेव है हमें पता था, लेकिन जब हमने इसकी मोमेंटम इक्वेशन लिख दिया इसका मतलब ये पार्टिकल भी है। तो अब ये पार्टिकल और वेव में क्या इंटरेक्शन है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास हम यहाँ पे इक्वेशन में देख रहे हैं कि जो मोमेंटम है और वेवलेंथ है इसका इन्वर्स रिलेशन है। जब हम वेवलेंथ को डिक्रीज करेंगे तो पार्टिकल जो हमारे पास मोमेंटम है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा तो हमारे पास इजीली डिटेक्टेबल हो जाएगा। तो यानी कि अगर हमने किसी भी चीज़ को इजीली डिटेक्टेबल करना हो तो हम उसकी वेवलेंथ जो है वो स्मॉल कर देंगे, और उसका मोमेंटम वेवलेंथ जैसे स्मॉल होगी तो उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह जब मोमेंटम ज़्यादा होगा तो वो पार्टिकल नेचर शो करेगा, जब वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो वेव नेचर शो करेगा। सिंपल चीज़ है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। तो हमारे पास एक रेडियो वेव्स है, रेडियो वेव्स की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 है। तो अगर ये 10⁻⁻10 यानी अगर इसकी मिलियंस ऑफ वेवलेंथ को यानी इसकी मिलियंस ऑफ फोटॉन्स को हम ज्वाइन करें तो फिर हमारे पास कहीं कोई एक सिग्नल पहुंचता है रेडियो वेव्स का। तो यानी कि ये इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए हमारे पास इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और इसका मोमेंटम जो है वो बहुत कम है, इसलिए ये इजीली डिटेक्टेबल नहीं है। इसका एक सिग्नल यानी कि बहुत ज़्यादा हो फिर हमें कहीं जाके एक सिग्नल मिलता है। तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इसलिए इसका मोमेंटम जो है वो कम होता है, इसलिए ये इजीली डिटेक्टेबल नहीं है। अब हम देखते हैं कि गैमा रेज, गैमा रेज के सिलसिले में क्या होता है। गैमा रेज जो है इनकी वेवलेंथ जो है वो कम होती है, इनकी वेवलेंथ कम होती है। तो हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा हुआ है वेवलेंथ कम होती है, हमारे पास मोमेंटम ज़्यादा होता है, तो ये हमारे पास इजीली डिटेक्टेबल होती है। तो इनकी जो गैमा रेज है इनकी जो एनर्जी है वो 1 मेगा इवेंट होती है। इसका अगर एक ही हमारे पास फोटोन है तो वो हमारे पास एक सिग्नल हमें शो कर देगा, यानी कि गैमा रेडिएशन जो है वो काफ़ी एनर्जेटिक होती हैं। अब नेक्स्ट एक फार्मूला, एक मैं आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने का टेक्निक बताता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका जो हमारे पास एनर्जी फाइंड करने का तरीका होता है वो होता है ई इज इक्वल टू एच सी डिवाइड बाई लैम्डा। जबकि हमारे पास जो एच है प्लैंक्स कांस्टेंट है, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे
सी की वैल्यू पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास लैम्डा जो भी है हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो हम जो भी ये इसका जो आंसर निकलेगा वो हमारे पास जॉल में निकलेगा, लेकिन हमें उसे इलेक्ट्रॉन इवेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो हमें उसे इलेक्ट्रॉन इवेंट में चेंज करना पड़ेगा, ज़ाहिर बात है। लेकिन इसको हम सबसे पहले जॉल में निकालें फिर इलेक्ट्रॉन इवेंट में निकालें तो ये काफ़ी बड़ा स्टेप हो जाएगा। लेकिन मैं इसको आपको इसका थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ। तो आपने एक फार्मूला है E इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन इवेंट। तो जब हम 1240 डिवाइडेड बाय लैम्डा करेंगे तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन इवेंट में ही निकल आएगी। तो इसमें याद रखने वाली बात यह है कि हमारे पास लैम्डा जो है वो नैनोमीटर में होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू जो है वो 250 नैनोमीटर है, तो हम लैम्डा जो है वो 250 पुट करेंगे, ना कि 250 नैनोमीटर पुट करेंगे। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी किस्म की क्यूरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।